हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, हम बात करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों की जो आपके नीट के एग्जाम्स के लिए हैं। हम लोग इस टाइम कंटिन्यू कर रहे हैं 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट जो नीट में आएगा उसकी स्पेसिफिक वीडियोस पे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया कोई वीडियो आता है आपका नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल्सो फॉर ऑनलाइन क्लासेस नीचे नंबर आ रहा है, यू कैन स्ट्रेट अवे कॉल इट और व्हाट्सएप इट। अब अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल इश्यूज की, एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन हम लोग बचपन से सभी सीखते आए हैं, हम लोग सुनते आए हैं, जानते आए हैं इस बारे में, बट स्टिल एयर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। एयर पोल्यूशन को समझने से पहले हम लोग एक बार पोल्यूशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन कोई भी अनडिजायरेबल चेंज है जो आपकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, लैंड, एयर, वाटर या सॉइल के। तो अगर शॉर्ट में इसको करें, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन, अच्छा हमारे नीट के सब्जेक्ट क्या है? पीसीबी, राइट? सो पीसीबी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज। ये क्या हुआ? ये है आपकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंड, एयर, वाटर, सॉइल। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों में प्रॉपर्टीज में किसी में भी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एयर की बात करें, अगर उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो उसमें चेंज हुआ, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है विच इज फ्रेश एयर की हम बात करेंगे, चेंज हुआ, सो दैट इज पोल्यूशन। ठीक है, सो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल तीनों में किसी में भी चेंज होता है ऑफ लैंड, एयर, वाटर, सॉइल। इन चारों चीजों में से किसी भी की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज होता है तो वो पोल्यूशन कहलाएगा। बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। अब ऐसा कोई भी एजेंट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, कोई भी एजेंट जो ये पोल्यूशन फैलाएगा या ये करेगा उसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट यानी कि ऐसा एजेंट जो पोल्यूशन फैला रहा है, जो पोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, जो कोई फ्रेश चीज को गंदा कर रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया पोल्यूशन के बारे में। अब एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन हम सबको पता है, आजकल बहुत ज्यादा इसके बारे में बात होती है कि जो हमारी सांस लेने के लिए हवा मौजूद है वो पॉल्यूट हो गई है। वो पॉल्यूट हो गई है यानी वो प्योर नहीं रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स मिक्स हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो हमारी एयर पोल्यूशन है, जो हमारी एयर खराब होती है, वो होती कहाँ से है? आपके व्हीकल से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज में जो होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो एग्जॉस्ट निकलता है, किचन से एग्जॉस्ट निकलता है। तो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कई बार सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि लोग बर्निंग करते हैं, जो अभी दिल्ली के पास होता था हर साल की पराली वो लोग जला देते थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता था। स्मोक विल ऑलवेज अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि स्मोक जो है आपका हमेशा हवा की क्वालिटी, जो हवा जो सांस लेते हैं हम उसको दूषित कर देगा। ठीक, अब तो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज से स्मोक आ रहा है, इंडस्ट्रीज से एग्जॉस्ट में जा रहा है। इंडस्ट्रीज में हालांकि बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स हैं कि आपको ये फॉलो ही करने हैं, इतने पार्टिकल्स का जो साइज है वो होना ही चाहिए। तो ऐसे में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या स्क्रबर इनका यूज होता है। इन पे मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। वो वीडियो देखिए, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इज द कंसेप्ट, वो कैसे काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया हमने, स्क्रबर लगा दिया, तब भी कई 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 माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो एस्केप कर जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स एस्केप करते हैं ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्यों होता है? जब आप इनको इनहेल कर लेंगे ये आपकी बॉडी में जाके दे सेटल डाउन,
दे सेटल डाउन, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं जिनको हम कभी कभी हम पढ़े भी हैं, काफ़ी सारी एस्थमा हो गया या फिर आपका कोई भी आप कह लीजिए कि ब्रीदिंग से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम होती है, किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होने लगता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत ज़्यादा स्मोक से कभी कभी घबराहट होने लगती है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हार्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमको अफेक्ट करती हैं। अब क्योंकि एयर की क्वालिटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू लिव, ऑब्वियसली बिना एयर के तो हम जी नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन हमको वहीं से मिल रही है, तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा इंडस्ट्रीज में हमने क्या लगाया, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम थी हमारे पास, राइट, इंडस्ट्रीज की, थर्मल प्लांट्स की, तो हमने वहां पे स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया। इससे कई हद तक हम लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अगर आपको पता होगा कुछ साल पहले तक कानपुर में, आगरा में बहुत सारी गंगा और यमुना के किनारे फैक्ट्रीज थी। स्पेसिफिकली अगर मैं आगरा की बात करूं, यमुना के किनारे बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। ऑब्वियसली फैक्ट्रीज जनरली होती हैं कि पानी का सोर्स पास में है, सो इट इज़ हेल्पफुल। वहाँ से जो धुआं निकलता था, आगरा में चमड़े का काम बहुत अच्छा होता था, टैनरीज जो होती हैं, लेदर गुड्स, बीट शूज और हैंडबैग्स, ये काम बहुत होता था। तो उनसे जो धुआं निकलता था उसकी वजह से ताजमहल का कलर चेंज होने लग गया था। सो इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पे अब काम नहीं करेगी। साथ ही वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह रिलीज होती थी जो एसिड रेन का काम करती थी, जिससे ताजमहल मार्बल का बना हुआ है वो कोरोड होने लग गया था, इरोजन होने लग गया था। तो इसीलिए वहाँ पे अब ये सब चीज़ें रोक दी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर से जाके आपको किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट तो कर ही रही है, ऑब्वियस बात है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज की रोकथाम की जाए। अब इंडस्ट्रीज की रोकथाम तो हमने कर दी। दूसरा हमारा मेजर सोर्स जो है जिसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान है वो है व्हीकल्स के एग्जॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब तो फिर भी बहुत बेटर है, पहले डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ, अनलेडेड पेट्रोल यूज़ होता था, बहुत धुआं छोड़ती थी, काला काला धुआं होता था। उसको कॉम्बैट करने के लिए पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी अच्छी की गई। अभी अगर आप जाते होंगे, आप अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करते हैं, अनलेडेड पेट्रोल बहुत कम अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रह जाते हैं। बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉज आए, बहुत सारे सीरियस लॉज आए कि आपको अपने व्हीकल की मेंटेनेंस करानी है, आपके व्हीकल्स को कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर आप व्हीकल चलाते हैं, कि आपको पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपका PUC है, इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स फॉर 2 व्हीलर्स। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रेमेडीज हैं, मेजर्स हैं, जिनकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हीकल की ध्यान रखनी है। अगर आपको पता हो कि पुराने व्हीकल्स को फेज आउट करते हैं क्यों? क्योंकि जो उनका इंजन है या उनकी पूरी जो फिटनेस है वो उतनी पर्टिकुलर सही नहीं होती है, एंड इट समहाउ कंट्रीब्यूट्स टू द पोल्यूशन। तो पुराने व्हीकल्स को हटाते हैं। भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4 अलग अलग सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है, 2010 से इम्प्लीमेंटेड है। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं। इसके अलावा हम लोग कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट जो है वो हेल्प करता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को मूव करने में। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कर देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। सो कन्वर्जन जो है, कैटलिस्ट कन्वर्टर, उसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ये अब आपके व्हीकल्स पे आने लग गया है। प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम जैसे प्रेशियस मेटल्स से बनता है। ये कन्वर्जन का काम करता है, जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी है, जो उससे धुआं निकल रहा है, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी हार्मफुल अनबर्न्ड, तो उनको कन्वर्ट करता है ऐसी चीज़ों में विच आर नॉर्मली फाउंड इन द एयर, राइट। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ 78% कॉन्सेंट्रेशन होती है, राइट। सो वो अगर नाइट्रोजन ही किसी व्हीकल से बाहर आ रही है, इट्स फाइन बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर, है ना। तो इस तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर्स काम करते हैं। बट इनके लिए क्या जरूरी है कि आप अनलेडेड पेट्रोल यूज करें। अगर पेट्रोल में लेड होगा तो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो
बंद हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कैटालिटिक कन्वर्टर जब यूज है आपकी गाड़ियों में तो आप अनलेडेड पेट्रोल यूज करें, ठीक है। 1981 में एक एक्ट आई थी, 1981 में क्या थी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आई थी। बट फर्दर हम लोगों ने इसको 1987 में अमेंड किया और नॉइज को हमने एक पोल्यूटेंट माना। नॉइज, साउंड बहुत तेज, हमारे यहाँ शादियां होती हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो आमतौर पे क्या है, डीजे बजाना है, शोर करना है, राइट, बट किस लिमिट तक। कोई भी आपकी बहुत तेज जो शोर होते हैं या फिर आपकी कोई भी बहुत तेज जो साउंड होती है, इट कैन एक्चुअली आपकी जो हियरिंग है यानी जिस क्षमता से, जिस शक्ति से आप सुनते हैं उसको रिटार्ड कर सकती है, उस पर असर होता है पूरी तरह। अगर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक को या लाउड साउंड को आप कंटिन्यूसली एक्सपोज रहते हैं तो देयर आर चांसेस कि लोगों की सुनने की क्षमता एकदम खत्म हो सकती है, मतलब हियरिंग एकदम खत्म हो सकती है। यही नहीं, अगर कंटिन्यूस धीमा धीमा शोर भी आपके पास हो रहा है तो उससे भी आपकी हियरिंग पे, सुनने की क्षमता पे फर्क पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। जब प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर होता होगा कि आपने देखा होगा कि जो ग्राउंड स्टाफ होता है, जो बसेस से आपको ले जाता है या इवन जो आपका लगेज मूव करता है, वो लोग हेडफोन्स पहने रहते हैं। क्यों? ताकि उनको कंटिन्यूस जो इतना शोर हो रहा है उनके आसपास, वहाँ पे तो हम लोग तो प्लेन में गए, उड़े, लैंड कर गए, उनको तो वहीं रहना है जो शायद दिन भर में कई 100 प्लेन्स आते जाते होंगे। तो उनके लिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जहाँ पे वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकें। तो नॉइज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको कंट्रोल करनी चाहिए। लाउड म्यूजिक हो गया, लाउड आपके भाषण हो गए, कोई भी चीज़ लाउड है या कंटिन्यूस, धीरे भी है लेकिन कंटिन्यूस है बहुत टाइम तक, तो दे आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर योर साउंड, जो सुनना है, मैं जो कह रही हूँ कि जो आपकी ईयर की हियरिंग है उसमें। साथ ही साथ लोगों को बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, एंजाइटी होती है। इफ़ यू हैव एवर बीन टू अ डीजे पार्टी या कुछ, जिस तरीके से मूव करता है आपका हार्ट जो है बीट करने लगता है, आपको पसीने आने लगते हैं, सो दैट इज अगेन एंजाइटी, ठीक है, रिलैक्स नहीं हो पाते हो आप। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन एयर एक्ट, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इसमें एक बेसिक केस स्टडी है जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली से रिलेटेड है। हुआ ये कि पहले जब सर्वेज होते थे, सर्वेज काफ़ी टाइम से आए थे, तो 90s में ये पता चला कि दिल्ली जो है वो 4th रैंक पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड पोल्यूशन के मामले में, एयर पोल्यूशन के मामले में टू बी स्पेसिफिक। अब फर्स्ट है, लखनऊ भी आ गया है, पीछे कोल्हापुर भी आ गया है, सोलापुर भी आ गया है। बट उस टाइम पे 1990s में ये हुआ कि लोग थोड़े परेशान हो गए कि दिस इज़ वेरी बैड कि दिल्ली इतना छोटा सिटी होते हुए भी इतने बड़े ऊंची जगह पहुंच गया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो लोगों ने PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दायर की सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि अगर यही चलता रहा तो हमारा सांस लेना, जीना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पर असर लिया, तुरंत इफेक्ट लिया और जो गवर्नमेंट थी उसको कहा कि यू हैव टू फेज आउट ओल्ड व्हीकल्स, आपको सारे के सारे पुराने व्हीकल्स जो हैं वो हटाने होंगे, व्हीकल्स जिनमें पोल्यूशन नहीं होता है ऐसे रखिए। साथ ही साथ बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि एक मेट्रो सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, वो आपको यूज़ करना होगा CNG के तहत, यानी कि आपको डीजल, बसेस मोस्टली डीजल यूज़ करती हैं तो डीजल को कम्प्लीटली हटाना होगा। सो बाय 2002 इट वॉज अचीव कि वहाँ पे अगर आप अभी भी जाएंगे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बसेस जो हैं वो ग्रीन बसेस हैं, साथ ही ऑटो रिक्शाज जो हैं वो भी ग्रीन है, दे आर यूजिंग CNG। CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके कि कभी चोरी नहीं हो सकती, एडल्ट्रेशन नहीं होती, चीपर होती है, तो बहुत सारे तरीके हैं। और इसको यूज़ करने से जो बचता है, जैसे हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल में देखा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स बहुत बचते हैं,
यहाँ पे सीएनजी में वो नहीं होता है। साथ ही साथ आपको रेडिली मिल भी जाती है। पहले प्रॉब्लम थी कि पाइपलाइन बिछाने में और थोड़ा रेगुलरिटी लाने में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, बट नाउ इट इज नथिंग लाइक दैट। आपको सीएनजी आराम से मिलती है। इनफैक्ट कई सारे प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं जो सीएनजी पे चलते हैं। लेटेस्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन को मैनेज करना तो डिफिकल्ट है ही, हालांकि उसको क्रिएट करना बहुत आसान है। तो इसीलिए हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है। जैसे भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4 अप्रैल 2010 में कहीं लॉन्च हुआ, कहीं अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ उसी समय ज़रूरी हो गई थी। पोल्यूशन जैसे जैसे राइज होगा वैसे वैसे तरीके यही है कि पुराने व्हीकल्स को फेज आउट किया जाएगा, सीएनजी यूज़ की जाएगी, पोल्यूशन के नॉर्म्स बदलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने पहले भी कहा 2 व्हीलर चलाते हैं, आपके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आप जाइए वहाँ पे, वो आपके एग्जॉस्ट पाइप में एक पाइप डाल के चेक करेगा। अगर आपका जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है उसके अंदर आता है तो ठीक है, अदरवाइज दे विल नॉट गिव यू दैट सर्टिफिकेट। एंड दैट सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारी ही एयर क्वालिटी खराब कर रहा है। जो भी व्हीकल्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, लोग चेक नहीं करवाते हैं, चलाते रहते हैं। हमने देखा होगा कि 15 ईयर्स के बाद हर एक व्हीकल की जो ओनरशिप होती है, एक तरीके से जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो कैंसिल कर दी जाती है, 15 ईयर्स पे दी जाती है, फिर उसको चेक किया जाता है एंड देन अनदर 5 ईयर्स के लिए वो एक्सटेंड की जाती है इफ द व्हीकल पासेस ऑल द टेस्ट। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। एयर पोल्यूशन से बहुत सारे नुकसान हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सिर्फ ब्रीदिंग तक ही नहीं, आपके बाकी पूरी बॉडी पे भी वो असर डालता है। स्ट्रेस, एंजाइटी कह लीजिए, आप वरीसम हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। तो जब स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये है आपका 30% रिड्यूस सिलेबस में से एक पार्ट जो कि आपको नीट में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, बट यू शुड नो बिकॉज फेयरली इजी अगेन। एंड आपके जो मार्क्स हैं वो 100% पक्के हो जाएंगे। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, सोशल मीडिया के हैंडल्स नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ हमारे साथ जुड़िए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट रीच आउट टू अस, ठीक है। सो फटाफट एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्ट स्टडिंग, कीप सेफ, टेक केयर।